देखो म्यूचुअल इंडक्शन आज हम लोग करने वाले हैं। म्यूचुअल इंडक्शन हमने पहले सेल्फ इंडक्शन किया था। सेल्फ इंडक्शन में क्या था? सेल्फ इंडक्शन में था जैसे ये कॉइल था, हमने सेल्फ इंडक्शन में किया था यदि करंट की वैल्यू चेंज करते हैं इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हैज इंड्यूस्ड करंट अपने ही कॉइल में डेवलप होता था जिसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन क्या था? जब भी करंट चेंज होता था कॉइल में, सोलेनॉइड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता था जो कि इसका अपोजिट गिवन वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमें करना क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे मान लो एक कॉइल मान लो करंट इससे I1 पास हो और दूसरा कॉइल हमने यहाँ पे नीचे बना देता हूँ। कैसे मान लो ये है फर्स्ट कॉइल, I1 करंट इससे फ्लो हो रही है। ये है सेकेंड कॉइल, इसको सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ये कहलाता है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल ये है सेकेंडरी कॉइल। अब मान लो यदि इससे कांस्टेंट करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट लिंक होगा। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट चलेगा। इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट चलेगा। लेकिन यदि इसमें करंट की वैल्यू हम मान लो इंक्रीज कर इंक्रीजेज तो सेकेंड कॉइल में, जैसे फर्स्ट कॉइल है ये सेकेंड, फर्स्ट सोलेनॉइड है, सेकेंड सोलेनॉइड, इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंक्रीज करेगा जिसके कारण फ्लक्स सेकेंड कॉइल में इंक्रीज होगा। अब देखो यदि मैं करंट की वैल्यू इंक्रीज करूं फर्स्ट कॉइल, तो फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? बी क्या होता था? V1 प्रोपोर्शनल I1। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने से, इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेगा जिसके कारण सेकेंड वाले कॉइल में फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इसी तरह यदि हम करंट को कांस्टेंट रखें तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, फ्लक्स कांस्टेंट। हमने क्या देखा? जिस रेशियो से हम करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं उसी रेशियो से मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंड कॉइल में यानी सेकेंडरी कॉइल में चेंज हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं Φ2 proportional I1। Φ2 means magnetic flux linked with secondary coil proportional to I1, ठीक है। और Φ2 इक्वल टू Mi। I मीन्स यहाँ पे क्या लिया? I1, यानी फर्स्ट कॉइल में यदि I1 करंट पास हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जो जनरेट होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल। यदि हम इस करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, इफ वी चेंजेस द वैल्यू ऑफ I1 देन फ्लक्स विल आल्सो चेंजेस इन द सेम रेशियो। यदि मान लो I1 की वैल्यू बढ़ाते हैं तो Φ2 बढ़ता जाएगा, I1 की वैल्यू घटाते हैं तो Φ2 कम होता जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? ये प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद एक कांस्टेंट दिया है कैपिटल M, इसको लिखते हैं। ये है कोएफिशिएंट ऑफ, ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमने क्या सीखा? यदि करंट की वैल्यू फर्स्ट कॉइल में चेंज हो प्राइमरी कॉइल में तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा। ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के बाद एक हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया दैट इज कैपिटल M। इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कैपिटल M कितना हो गया? Φ2 अपॉन I1। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पे देखो
तो हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन Φ2 डिवाइडेड बाय I2। I1 ध्यान देना, I1 था प्राइमरी कॉइल में करंट, Φ2 है सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स। दोनों के रेशियो को करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या इंडक्शन। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है हेनरी, जो किसके बराबर होगा, फ्लक्स का क्या होता है, वेबर पर एम्पियर। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का भी हेनरी होता है, म्यूचुअल का भी हेनरी होता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल के बीच में, जब कभी भी किसी एक सोलेनॉइड से या कॉइल से करंट की वैल्यू चेंज होगी तो दूसरे कॉइल में, फिर से सुनो, यदि दो कॉइल है या दो सोलेनॉइड है आमने सामने, यदि एक से करंट की वैल्यू चेंज होती है तो दूसरे में फ्लक्स चेंज होगा। जिस रेशियो से करंट चेंज होगी फर्स्ट में, उसी रेशियो से सेकेंड में फ्लक्स चेंज होगा, जिसके कारण वहां पे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे, जो क्या होगा, सेकेंड जिसमें चेंज फ्लक्स I2 डेवलप हुई तो I2 बाय I1। इसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं, यदि मैं मान लो यहाँ पे I2 करंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने, सेकेंड कॉइल है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 के फ्लो होने से, चेंज होने से मान लो इंक्रीज करेंगे तो B2 की वैल्यू इंक्रीज होगा इसके अंदर, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा, और इसमें इस बार जो फ्लक्स होगा प्रोपोर्शनल I2। मान लो यदि 1 बोल दिया तो Φ1 इक्वल टू I2, Φ1 इक्वल टू MI2, M इक्वल टू Φ1 बाय I2। ऑलवेज रिमेंबर, नीचे I2 किसको लेते हैं, जिससे करंट का फ्लो होता है, अब 5 किसको लेते हैं, जिसमें फ्लक्स चेंज होके गया। तो जैसे मान लो यदि इस कॉइल में I2 करंट फ्लो हो रही है तो इसके कारण सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना आ रहा है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये Φ1 इज द फ्लक्स किसके अंदर, इस कॉइल के अंदर। तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, हम कब I1 लें कब I2 लें। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या सीखा, यदि मान लो फर्स्ट कॉइल है, ध्यान से फिर से देख लो, फर्स्ट कॉइल है, इसमें करंट I1 पास हो रही है, ये सेकेंड कॉइल है, जनरली हम इसको प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं। इस करंट के वैल्यू के चेंज होने से हमने क्या सीखा, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट में चेंज हो रहा है, जिसके कारण फ्लक्स सेकेंड में डेवलप हो रहा आ रहा है। तो Φ2 बाय I1 इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा के लिए याद करो, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ यदि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट मैनर में, यदि I1 की वैल्यू 1 हो तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना हो गया, I2 के बराबर। देख लो यहां से, यदि I1 की वैल्यू 1 हो, म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर हुआ, I2 के बराबर। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स linked with secondary coil when unit current flows through the primary coil। इसका मतलब क्या हुआ, it is defined as the flux, one flux, magnetic flux developed in the secondary coil when unit current flows through the primary coil। अब अलग तरीके से हम ये बताएंगे। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या देखा, यदि फर्स्ट कॉइल में करंट I1 पास हो रही है तो सेकेंड कॉइल में फ्लक्स Φ2 था हमारा,
Mi1 के बराबर। अब देखो यदि करंट चेंज हो रही है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी चेंज होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या होता था, माइनस d∅dt। हम E को क्या लिख सकते हैं, माइनस d∅2 को लिखा Mi1 बाई dt, E इक्वल टू माइनस M di1 बाय dt। ध्यान से देखना, E क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, कहाँ पे, सेकेंडरी कॉइल में। इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन I1 करंट इज चेंजिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये क्लियर हुआ। अब हम इसको नए तरीके से डिफाइन कर सकते, कैसे करेंगे, यदि मान लो di1 बाई dt इक्वल टू 1, इफ di1 बाई dt इज इक्वल टू 1, E इक्वल टू माइनस M या M इक्वल टू माइनस E, हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या इंडक्टेंस is defined as the induced EMF developed in the secondary coil when the rate of change of current in primary coil is unity। जब di बाई dt 1 हो, ये I1 क्या था, प्राइमरी कॉइल का, इसलिए मैंने I1 बार बार लिखा था, अदरवाइज मैं फाइव प्रोपोर्शनल I लिख सकता था। समझाने के लिए I1 और ∅2 लिखा। यदि I1 फर्स्ट कॉइल से फ्लो हो रही है तो ∅2 किसमें होगा, सेकेंडरी कॉइल का, हम ∅2 लेते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डिफाइंड एज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज यूनिटी। यहां तक क्लियर है। अब जरा देखो इसका ये माइनस साइन क्यों आया, ये बताओ, ये माइनस साइन क्यों आया बताओ। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन सच ए डायरेक्शन that it opposes the change responsible for its production। तो हमने क्या सीखा, जैसे मान लो फर्स्ट प्राइमरी कॉइल से यदि करंट I1 की वैल्यू चेंज हो रही है तो सेकेंडरी कॉइल में यदि हम गैल्वेनोमीटर लगा देंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। यदि इसमें करंट की वैल्यू चेंज होगी तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से डेवलप होगा, इंड्यूस्ड करंट इस तरह से डेवलप होगा, इसका अपोज करेगा। ठीक है, इसके कारण इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, समझ में आया। इसलिए माइनस साइन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हुआ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी तरह मान लो यदि मैं कहूँ इससे करंट वैल्यू घटाते जाओ, इसमें फ्लक्स घटना शुरू होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा, जिसके कारण फ्लक्स को घटने का अपोज करेगा। ठीक है ना, इसलिए माइनस साइन दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब एक इसका मेन डेफिनेशन में बता देता हूं, जरा लिखना। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच ईच अपोजेस एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर बाय डेवलपिंग एन अपोजिंग ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हुआ इसका मेन डेफिनेशन। एक कॉइल में जब भी करंट चेंज करेंगे तो दूसरे कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। क्यों, सेकेंडरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो। ठीक है ना, यही है मेन डिफरेंस। अब देखो हमने अब टू कोएक्सियल सोलेनॉइड पढ़ते, जरा ध्यान से देखो। हेडिंग है टर्न ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। जरा ध्यान से देखो, जैसे मान लो हमने
प्राइमरी ये ले लिया सिलेंडर, इसमें मान लो हमने क्या किया, करंट कैरिंग कॉइल डाली, करंट कैरिंग, मान लो I1 करंट इस कॉइल से पास हो, ये मान लो ये जो मैंने सिलेंडर जिसके ऊपर इसको लपेटा हुआ, ये जो है इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इसको कहेंगे I1 करंट पास हुई, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी कॉइल। अब देखो यहाँ इसके अंदर में सोलोनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट Ni, यही फॉर्मूला होता है सोलोनॉइड के अंदर, जहाँ पे N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यदि मान लो मैं इस सोलोनॉइड की लेंथ L ले लूं, यहाँ पे क्या होगा, म्यू नॉट N1 बाय L, I के बदले I1, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये जनरल फॉर्मूला होता है इनसाइड द सोलोनॉइड मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni। म्यू नॉट कब लेते हैं, जब अंदर में मटेरियल क्या हो, या तो इंसुलेटर या फिर एयर या वैक्यूम। यदि कोई भी और मटेरियल डाल दें जिसका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी, तो यहाँ पे फिर लिखना पड़ता है इनसाइड द सोलोनॉइड म्यू Ni या म्यू नॉट म्यू R इंटू Ni। ये मीडियम के लिए होता है, यदि अंदर में कोई मीडियम है। मान लो यदि मैं ये कहता कि ये मेरा आयरन है तो हमें ये लिखना पड़ता। यदि मैंने सिर्फ बोल दिया जो एक इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग मैंने एक क्या ले लिया, सिलेंडर ले लिया, उसके ऊपर वायर को लपेट दिया, करंट कैरिंग, तो ये क्या हो गया, जब ये हेलिक्स के फॉर्म में वायर रहता है तो वो क्या बन जाता है, सोलोनॉइड। सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू Ni। यदि एयर और वैक्यूम हो तो म्यू नॉट Ni, N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेट N1 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस सोलोनॉइड। ये करंट कैरिंग है, समझ में आया। अब देखो तो ये V1 की वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर दूसरा सोलोनॉइड लपेटते हैं, दूसरा टर्निंग देना शुरू करते हैं। इधर से मान कॉइल आया, इस तरह से सेकेंडरी है, प्राइमरी से करंट I1 जा रहा है, सेकेंडरी कॉइल जो रखा हमने कहाँ रखा, इसी के ऊपर लपेट दिया। जैसे मान लो ये था सिलेंडर, इसके ऊपर प्राइमरी कॉइल था करंट कैरिंग, अब हमने सेकेंडरी कॉइल इसके ऊपर क्या किया, लपेट दिया। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, N2, इसकी भी लेंथ क्या है, सेम। अब मान लो कॉमन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A। अब जरा ध्यान से देखना है इसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स, यदि I1 फर्स्ट सोलोनॉइड से करंट फ्लो हो रही है तो सेकेंडरी में क्या होगा, फ्लक्स φ2। φ2 इक्वल टू क्या होता है, देखो तो φ इक्वल टू होता है N टाइम्स B डॉट A। N है नंबर ऑफ टर्न्स, B डॉट A हुआ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है, यदि करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है हमारे ये कर्ल ऑफ फिंगर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हम दिखाएगा। यदि करंट इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब मान लो ये सोलोनॉइड, दिस इज द सोलोनॉइड, करंट ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा दिखा रहा है, इसका एरिया ये है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फिर से देखो, यदि ये सोलोनॉइड है, कौन, ये जो मेरा मार्कर है, इसके ऊपर मान लो इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल लपेटा हुआ है सोलोनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, थंब ऑफ आवर राइट हैंड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसका एरिया भी इधर हुआ, तो B डॉट A मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, N टाइम्स, N मतलब सेकेंडरी कॉइल है, N2, B है पहला, फर्स्ट कॉइल में डॉट एरिया कॉमन, ये क्या होगा, N2 B1 A
cos थीटा, थीटा कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखो इस क्रॉस सेक्शन पे एरिया की भी ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी सेम डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया थीटा 0 डिग्री। जब थीटा 0 हुआ cos 0 क्या होता है 1, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं फाइ 2 को n2, अब b1 लिख लो फर्स्ट इक्वेशन से, म्यू नॉट n1 बाय l I1 into a, this is mu naught n1 n2 a by l into I1, this is equation number 2. As mutual induction equal to phi 2 divided by I1, हमने यही पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंड कॉइल में फ्लक्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी कॉइल का करंट। यदि सोलनॉइड की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विल बी flux linked with the secondary solenoid divided by current flowing through the primary solenoid। तो वैल्यू यहां से डाल दो इसमें, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 a I1 by l into I1 कैंसिल, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना हुआ म्यू नॉट n1 n2 a divided by l, this is the coefficient of mutual induction between two long coaxial solenoid। यदि मान लो इसी में कोई मीडियम होता तो मीडियम के लिए हम क्या लिखते m इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a डिवाइडेड बाय l। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, तो ये जो m है किस पे डिपेंड कर रहा है, तो m डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, number of turns primary and secondary, medium on which coil is wound and length of the solenoid। जितना ज्यादा लेंथ सोलोनॉइड की होगी कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन उतना कम होगा, जितना एरिया होगा कॉमन उतनी ज्यादा होगी म्यूचुअल इंडक्शन m, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतनी ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यदि म्यू आर की वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन कोबाल्ट निकल, म्यू आर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में m की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। ये एक्सप्रेशन है म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। इसमें इसको जरा लिख लो, m डिपेंड्स ऑन, अब जरा ध्यान से म्यूचुअल इंडक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने देखा था ना, अभी फॉर्मूला आया था हमारा m इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a अपॉन l, इतना तो हमें देख के ही पता चला। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, m प्रोपोर्शनल n1 n2, m प्रोपोर्शनल a, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, m प्रोपोर्शनल म्यू आर। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? यदि मान लो एक कॉइल हम यहां रख दें करंट कैरिंग कॉइल, एक कॉइल हमने यहां रख दिया, तो क्या कोई भी फ्लक्स चेंज होगा? नहीं, इसका फ्लक्स इसमें जाएगा ही नहीं। इसलिए m किस किस पे डिपेंड करता है, ध्यान से। नंबर फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल। अकेले कॉइल की प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन करते हैं। सेल्फ मींस अपने कॉइल के अंदर ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होना, जब भी व्हेनेवर अमाउंट ऑफ करंट चेंजेस थ्रू द कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन मींस क्या होता है, व्हेनेवर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल चेंजेस, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पे क्या करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, m ज्योमेट्री ऑफ टू कॉइल्स, इसका मतलब साइड ऑफ टू कॉइल्स, shape of two coils, number of turns, nature of material on which two coils are wound, distance between two coils, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम म्यूचुअल इंडक्शन होगी। रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स, किस तरह से, जैसे मान लो यदि एक इसके ऊपर एक कॉइल लपेटा हुआ है करंट कैरिंग और दूसरा कॉइल इसी के ऊपर है, तो म्यूचुअल इंडक्शन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन एक कॉइल ऐसे है करंट कैरिंग, मान लो दूसरा कॉइल
यहाँ होगा, फ्लक्स तो यहाँ भी चेंज होगा लेकिन इससे कम होगा। लेकिन एक कॉइल ऐसे है और दूसरा कॉइल ऐसे है, इसमें और कम होगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ टू कॉइल्स। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच एम डिपेंड्स। क्लियर? हम न्यूमेरिकल एक दो करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले हम करा देते हैं, जैसे टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल, उसके कारण मैं कैपिटल एम कैसे निकालते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे मान एक कॉइल हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्शन एम, एक कॉइल है मान लो करंट कैरिंग I2, ये है छोटा कॉइल, दोनों का सेम सेंटर है, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। फिर से देखो कोएक्सियल, सबका सेंटर यही है, यहाँ पे बड़े वाले कॉइल का रेडियस है R2, छोटे वाले का रेडियस है R1। हमें निकालना है इसके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन। तो ध्यान से देखो, एक कॉइल से तो करंट फ्लो होना चाहिए और दूसरे कॉइल में फ्लक्स देखेंगे उसका इम्पैक्ट में। देखो जैसे I2 करंट इज फ्लोइंग इन द सेकेंड कॉइल ऑफ रेडियस R2, तो I2 करंट यदि इस तरह से फ्लो हो रहा है R2 रेडियस वाले में, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्मली आउटवर्ड। नंबर फर्स्ट ये, क्योंकि करंट यदि इस तरह से फ्लो हो रहा है तो थंब ऑफ आवर राइट फिंगर will represent the direction of magnetic field at the center of circular coil carrying current। यदि I2 करंट फ्लो हो रही है, इस पॉइंट पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? नॉर्मली आउटवर्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सर्कुलर कॉइल का होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई NI बाय R। हम छोटा भी कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, तो म्यू नॉट NI बाय 2R, ये होता है जनरल मैग्नेटिक फील्ड का एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। यहाँ पे वैल्यू डालो तो B2 कितना हो जाएगा? तो B2 विल बी म्यू नॉट, क्योंकि एयर है, नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल N2 है, I मीन्स I2 डिवाइडेड बाय 2 R2। लेट N2 बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, मतलब जिससे I2 फ्लो हो रही, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? N2। N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल से जिससे करंट पास होती है। ठीक है, तो B2 इसके कारण सेंटर पे निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो फर्स्ट कॉइल, ये जो कॉइल है पहला वाला, ये था दूसरा मान इसमें, वैसे जिससे करंट फ्लो होता है उसको प्राइमरी बोलते हैं, जिसमें निकालते हैं उसको सेकेंडरी बोलते हैं। यहाँ पे I2 करंट इज फ्लोइंग थ्रू द बिग कॉइल, ये जो बड़ा वाला कॉइल है जिसका रेडियस R2 ग्रेटर देन R1 है, इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हुई? V2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 बाय 2R2, वेयर R2 इज द रेडियस ऑफ द कॉइल, N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। ये जो मैं अलग से समझा दिया। अब देखो प्राइम फर्स्ट कॉइल जो पहला, इससे कितना फ्लक्स चेंज होगा? तो फर्स्ट से जो फ्लक्स होगा Φ1 equal to N1, N1 is the number of turns of first coil, and B dot A, ये होगा पहले कॉइल का, होता है ना Φ equal to N times B dot A, N है नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे B किसके कारण हुआ? ड्यू टू सेकेंड कॉइल, इस कॉइल के कारण, इसको मान लो 2 नंबर दे दिया। अब N1, अब देखो B2 A1 cos थीटा cos 0 डिग्री, N BA cos थीटा होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें करंट ऐसे पास हुए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वर्टिकली आउटवर्ड। इस कॉइल का एरिया भी तो ऊपर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री हो गया तो वैल्यू कितना है? B2 वहां से डाल दो, N1 म्यू नॉट N2 I2 बाय 2R2 इंटू एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गया, ये क्या आया? फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल, छोटा वाला कॉइल, जब करंट फ्लोइंग थ्रू द सेकेंड कॉइल, बिग कॉइल्स। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? Φ1 डिवाइडेड बाय I2,
जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसका जो दूसरा कॉइल है उसका फ्लक्स डिवाइडेड बाय जिससे करंट फ्लो हो रहा है। जैसे इससे करंट फ्लो हो रहा है तो I2 नीचे लेंगे। फर्स्ट में म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है तो Φ1 फर्स्ट में लेंगे। यदि यहाँ पे I1 होता तो यहाँ Φ2 लेते। यदि करंट यहाँ से पास होता तो I1 यहाँ लिखते, अब Φ2 इसके कारण लेते, आंसर सेम आता। तो यहाँ पे देखो Φ1 का वैल्यू डालो, N1 म्यू नॉट I2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R2 इंटू I2 कैंसिल। अब डाल दो, देखो कितना आया म्यूचुअल इंडक्शन, M का वैल्यू आ गया M इक्वल टू म्यू नॉट N1 पाई R1 स्क्वायर 2R2। वैसे Φ1 का वैल्यू हमारा था Φ1 इक्वल टू N1 B2 A1, N1 ये था म्यू नॉट N2 म्यू नॉट Ni बाय 2R। यही था ना, देखो तो पहले यही था म्यू नॉट Ni बाय 2R था, B2 का वैल्यू ये था, तो म्यू नॉट हो गया N1 N2 छूट गया, यहाँ पे N2 छूट गया तो यहाँ से डाल दो, तो क्या हो गया म्यू नॉट N1 N2 I2 पाई R स्क्वायर बाय, ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बाय 2R2। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे हमने क्या देखा, ध्यान से देखना, म्यू प्रोपोर्शनल N1 N2 प्रोपोर्शनल R1 स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 प्रोपोर्शनल म्यू R। यदि कोई मीडियम हो तो, यदि मीडियम होता तो क्या लिखते हैं म्यू नॉट म्यू R N1 N2 पाई R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R2। यदि दोनों कॉइल में कोई भी अंदर में मीडियम होता तो हम म्यू R लेते, यदि एयर या वैक्यूम है तो हम सिर्फ क्या लेंगे म्यू नॉट। ये हुआ एक्सप्रेशन जब दो कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल को रखा उसमें म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मतलब दो के बीच में इंडक्शन क्या होता है, अकेले में सिर्फ सेल्फ इंडक्शन होता है, दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल होता है। जिस कॉइल से करंट फ्लो होगा उसके अपोजिट वाले कॉइल में दूसरे कॉइल में फ्लक्स लेंगे, अब फ्लक्स दूसरे का डिवाइडेड बाय करंट फर्स्ट का विल गिव कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इन प्राइमरी ऑफ ए सर्किट इज रिड्यूस्ड टू 0 एट ए यूनिफॉर्म रेट in 10 to the minus 3 second. If coefficient of mutual induction यानी कैपिटल M given है 3 हेनरी, what is the induced EMF equal to what? हम जानते हैं जब भी करंट का वैल्यू प्राइमरी कॉइल में फर्स्ट कॉइल में चेंज होगा, इधर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, देन इंड्यूस्ड EMF इज डेवलप्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, और वो क्या करेगा इसका अपोज करेगा। द इंड्यूस्ड EMF विल बी माइनस M di बाई dt। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेस द चेंज, तो E इक्वल टू M की वैल्यू गिवन है, या फिर हम लिख सकते हैं M I2 माइनस I1 बाई टाइम, डायरेक्ट कर दो ना, ये 0 था, ये कितना है स्टार्टिंग में 10 एम्पियर, तो डायरेक्ट कर दो M di बाई dt, डायरेक्ट डाल दो वैल्यू, M हो गया 3 बाई 10 10 का माइनस 3, टाइम दिया हुआ ये हो गया 3 इंटू 10 का माइनस 4 वोल्ट। दिस इज आंसर, सिंपल क्वेश्चन में दिया हुआ सब कुछ। करंट है 10 10 का माइनस 3, तो माइनस 3 नहीं होगा, 3 इंटू 10 का माइनस तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव साइन हो जाता है ना, इतना वोल्ट। दिस इज आंसर, ठीक है। ए 2 मीटर लॉन्ग सोलोनॉइड with diameter 4 centimeter
and 2000 turns has a secondary of 1000 turns wound closely near its midpoint. Calculate the mutual inductance between the two coils. देखो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए क्या होता था फॉर्मूला हमारा, टू कॉइल के लिए म्यू नोट N1 N2 A अपॉन L, ये था फॉर्मूला, म्यू नोट N1 N2 A अपॉन L। यहाँ पे देखो N1 कितना है 1000 टर्न्स, N2 कितना है 2000 टर्न्स, लेंथ कितनी है 2 मीटर, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, 10⁻² मीटर। तो एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 4 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। म्यू नॉट हो गया 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7, N1 is 1000, N2 is 2000, area is pi r square, यानी 4 into 10⁻4 divided by length is 2 मीटर। कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे 2 से 1000 -4 से 3 4 गए, तो ये बचा 4 पाई 16 पाई स्क्वायर 10 to the power -5। पाई स्क्वायर की वैल्यू होती है 9.88, पहले किया था, इंटू 10⁻5। कैलकुलेशन करके देखो कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है, बोलो 1.58 मल्टीप्लाइड बाय -3 हेनरी। इसको कैलकुलेशन करना है, या तो 22/7 करो या 3.14 का होल स्क्वायर, या जनरली पाई स्क्वायर होता है ये 9.88 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, समझ में आ गया।